हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी क्लोज। माय नेम इज प्रशांत मिश्रा और आप देख रहे हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन जरूर होगा इसके बारे में, बट पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू मिलेगी, जो आप कहीं भी, इनफैक्ट मेंस एग्जाम के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अच्छे से देखना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएन का, यूनाइटेड नेशन का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। यूएन 1945 में बना था, तो ऑब्वियसली यूएनएससी भी 1945 में बना। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेन काम क्या है? वर्ल्ड की इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखना। टोटल 15 मेंबर हैं यूएनएससी में। 15 में 5 मेंबर परमानेंट है, जिनको P5 कहा जाता है, वो परमानेंटली मेंबरशिप उनको मिला हुआ है। और 10 मेंबर नॉन परमानेंट है, जो 2-2 साल के लिए रीजनल बेसिस पे इलेक्ट किए जाता है। जो परमानेंट मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए। इनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर आपने जरूर सुना होगा। वीटो पावर मतलब राइट टू रिजेक्ट, मतलब वो सीधे सीधे मना कर सकते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये वाला पावर जो है, वीटो पावर जो है, राइट टू रिजेक्ट। कोई भी रिजोल्यूशन अगर पास हो, अगर उनमें से पांचों कंट्री में से कोई भी कंट्री अगर वीटो पावर लगा दे, तो वो रिजोल्यूशन पास नहीं होगा। इसी का मतलब होता है वीटो पावर। वीटो पावर को पॉलिटिकल पंडित जो हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशन के थिंकर हैं, वो मोस्ट अनडेमोक्रेटिक मानते हैं। मोस्ट अनडेमोक्रेटिक मतलब सिर्फ एक कंट्री के मना करने से रेजोल्यूशन पास नहीं हो रहा, बाकी कंट्री भले ही बोल रही है रेजोल्यूशन पास करो पास करो, तो ऑब्वियसली ये कैसा हो गया? अनडेमोक्रेटिक। ऐसा भी वो लोग मानते हैं कि जो वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रहा है, उसमें भी वीटो पावर का कंट्रीब्यूशन है, उसी की वजह से हो रहा है। 1945 में जब यूएन बना, तो यूएसए ऐसा बोल रहा था कि अगर उसको वीटो पावर नहीं दोगे तो वो ज्वाइन ही नहीं करेगा। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि वीटो पावर लेके आना पड़ा, क्योंकि 1919 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, वो ऐसा टाइम था कि आगे लोग सहम गए थे कि दूसरा वर्ल्ड वॉर ना हो, आगे वर्ल्ड वॉर ना हो। वर्ल्ड वॉर रोकने के लिए लीग ऑफ नेशन का गठन हुआ। लीग ऑफ नेशन फेल कर गया, तभी तो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, क्योंकि लीग ऑफ नेशन में यूएसए ही नहीं था। ठीक है, तो ये काफी इनइफेक्टिव हो गया था, और भी कारणों से इनइफेक्टिव था, बट यूएसए इसमें नहीं था। तो इसीलिए ऐसा जरूरत पड़ा, जब आपका यूएन बन रहा था, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर दिया जाए, जिससे कि वर्ल्ड को और ज्यादा स्टेबिलिटी मिल सके। वीटो पावर के सपोर्टर ऐसा बोलते हैं कि वीटो पावर से वर्ल्ड में इंटरनेशनल स्टेबिलिटी आई है, मिलिट्री इंटरवेंशन जो हुए हैं वो कम हुए हैं। वीटो पावर के रिसेंट एग्जांपल इजराइल के अगेंस्ट यूएनएससी में, इजराइल के ह्यूमन राइट वायलेशन जो पैलेस्तीन में होते रहते हैं, उनके अगेंस्ट उन पे क्रिटिसिज्म चलता है इजराइल का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसको यूएस वीटो करता आता है। ठीक है, वीटो लगा देता है, नहीं इजराइल के अगेंस्ट कोई रेजोल्यूशन पास नहीं होने देता है। तो रसिया ने क्या किया? रसिया ने एक यूक्रेन और रसिया के बीच एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी आप बोल सकते हो, क्रीमिया को एनेक्स कर लिया, जो कि यूक्रेन के कब्जे में था। ठीक है, ये 2014 में किया। और उसके अगेंस्ट यूएनएससी में जब रेजोल्यूशन पास हो रहा था, तो रशिया ने क्या कर दिया? वीटो लगा दिया उस पे। तो ऐसे आप देख रहे हो, तरह तरह से ये लोग इसका यूज करते आते हैं। अब बात करते हैं हम लोग नॉन परमानेंट मेंबर की। टोटल कितने नॉन परमानेंट मेंबर हैं? 10। ये 5 रीजन्स में बटे हुए हैं। जो 5 रीजन, पूरे वर्ल्ड को 5 रीजन में एरिया वाइज, रीजन वाइज बांट दिया जाता है, और उस 5 रीजन में ये 10 सीट अलॉट कर दिया जाता है। अगर हम बात करें कि वो 5 रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड कौन कौन से हैं, तो उसमें एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज का रीजन है। ठीक है, एक एशियन कंट्रीज का रीजन, अफ्रीकन कंट्रीज का रीजन, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का रीजन, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन कंट्रीज का रीजन, और वेस्टर्न यूरोप एंड अदर कंट्रीज का रीजन। अगर हम इसको मैप में समझें, तो एशियन कंट्रीज का रीजन आप ये समझ सकते हो, इस रीजन को आप समझ सकते हो, रीजन नंबर 1 एशियन कंट्रीज का रीजन। ये इस रीजन को आप समझ सकते हो, रीजन नंबर 2 ये आपका हो गया अफ्रीकन कंट्रीज का रीजन। ठीक है, इस रीजन को आप समझ सकते हो, रीजन नंबर 3 ये हो गया ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज का रीजन। इसमें कुछ ईस्ट यूरोप के कंट्री हैं ये, और साथ में क्या है, रसिया भी आता है। ठीक है, और इसके अलावा 3 रीजन ये हो गए।
फोर्थ रीजन आप ये समझ लो, ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का रीजन, और यहाँ पे कैरिबियन आइलैंड्स है उनका रीजन। और फिफ्थ रीजन में बची हुई कंट्रीज होगी, मतलब बचा हुआ ये वेस्टर्न यूरोप और ये नॉर्थ अमेरिका पूरा, ऑस्ट्रेलिया, ये 5 रीजन में कंट्रीज को बांटा गया है और उसी हिसाब से उनको जो है नॉन परमानेंट सीट अलॉट किया गया है। तो आप देखोगे तो 5 सीट अफ्रीका और एशिया को मिला के अलॉट किया गया है। ईस्ट यूरोप जिसमें रशिया आता है उसको 1 सीट अलॉट किया गया है। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन कंट्रीज के लिए 2 सीट अलॉट किए गए हैं और बाकी 2 बचे हुए सीट जो है वो वेस्टर्न यूरोप और अदर कंट्रीज के लिए अलॉट किए गए हैं। तो ऐसे ये नॉन परमानेंट जो सीट है ऐसे अलोकेटेड है। इसके बाद आप देखोगे तो अरब जो वर्ल्ड है, अरब वर्ल्ड अफ्रीका और एशिया में मिलके बना है, ठीक है। तो अरब वर्ल्ड के लिए भी इनफॉर्मली ये लोग 1 सीट अलॉट कर देते हैं। ये रहा अरब वर्ल्ड आपका, ठीक है। अरब वर्ल्ड मतलब उसमें एशिया की कंट्रीज भी आती हैं और अफ्रीकन कंट्रीज भी आती हैं। इसमें अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान सारी कंट्रीज आती है और एशिया में सऊदी अरेबिया, इराक, ओमान, यूएई, कतर, ये सारी कंट्रीज आती हैं। तो किया यह गया कि 5 सीट जो टोटल थे एशिया यूरोप के पास, उसमें 3 अफ्रीका के पास है, 2 एशिया के पास है, लेकिन दोनों में से मिला के 1 सीट कोई ना कोई साल वो लोग अरब कंट्रीज के लिए इनफॉर्मली रख देते हैं, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया कब आया सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबरशिप में? 50-51 के लिए इलेक्ट हुआ था, 67-68 में हुआ था, 72-73, 77-78, 84-85, 91-92, 2011-12 में इलेक्ट हुआ था, ठीक है। और फिर अभी इलेक्ट हुआ है इंडिया जाके, ठीक है। इंडिया 2021-22 के टर्म पे वापस से सिक्योरिटी काउंसिल में रहने वाला है और 192 जो वैलिड वोट पड़े उसमें 184 वोट इंडिया को मिला था अगर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबरशिप की बात करें तो। और ये वोटिंग कहाँ पे हुआ था? वोटिंग हुआ था यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में। और बात यह है अगर कोई भी कंट्री खड़ा हो रहा है, उसका रीजन उसको सपोर्ट भी कर रहा है, तो वहां पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कम से कम 2/3 कंट्रीज का वोटिंग उसको होना चाहिए, सपोर्ट, मतलब 129 वोट्स उसको होना चाहिए अगर सारे के सारे मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 192 मेंबर अगर वैलिड वोट्स आए, 184 इंडिया को मिल गया, तो ये बहुत बड़ा नंबर है कंसिडरिंग कि पाकिस्तान वगैरह भी वहां पे वोट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इंडिया को ओवरवेलमिंग मेजोरिटी मिली वहां पे। यूएनएससी का इंपॉर्टेंस क्या है? ये यूएन का कोर सिस्टम है, ये इकलौता सिस्टम है, इकलौता बॉडी है यूएन के पास जिसके पास टीथ टू बाइट है, दांत है काटने के लिए। मतलब वो क्या कर सकता है, किसी फोर्स का यूज कर सकता है, बल का प्रयोग कर सकता है, मिलिट्री का प्रयोग कर सकता है, इकोनॉमिक सैंक्शन भी लगा सकता है। सैंक्शन आप बहुत सुने होंगे, यूएस लगाता है, नॉर्थ कोरिया, बाकी कंट्रीज पे, वैसे ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी सैंक्शन लगाता है और ये सैंक्शन वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज होता है, ठीक है। तो ये सारे काम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कर सकता है। अब ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में काम कैसे होते हैं? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जितने रेजोल्यूशन होते हैं उनको 2 पार्ट में बांट दिया जाता है। एक को बोला जाता है सब्सटैंशियल, दूसरे को बोला जाता है प्रोसीजरल, सब्सटैंशियल एंड प्रोसीजरल। तो सब्सटैंशियल वाले जितने भी मुद्दे होते हैं उस पे वीटो लग जाता है, प्रोसीजरल वाले जो भी मुद्दे हैं उस पे वीटो लगने का मतलब नहीं होता, लेकिन वहां पे कम से कम 9 जो मेंबर हैं, टोटल 15, 10 नॉन परमानेंट, 5 परमानेंट, मिला कितने बने 15 में से 9 मेंबर वोट करें तो ही प्रोसीजरल टाइप का जो भी रिजोल्यूशन होगा वो पास हुआ माना जाएगा। और सब्सटैंशियल के लिए भी 9 वोट चाहिए, बट साथ में कोई वीटो नहीं है वो भी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे वर्किंग ऑफ यूएनएससी होता है। जितने भी रिजोल्यूशन है, जितने भी वर्क है, उनको 2 कैटेगरी में बांट दिया जाता है। अच्छा, अब 2 कैटेगरी में बांटा कैसे जाएगा? ये भी यूएनएससी ही बांटती है। कौन सा सब्सटैंशियल में आएगा, कौन सा वर्क प्रोसीजरल में आएगा। प्रोसीजर मतलब प्रोसीजर से रिलेटेड, सब्सटैंशियल मतलब इफेक्टिव वर्क जो होता है, तो ये भी यूएनएससी ही करती है, ठीक है। तो इस तरह से P5 को यहाँ पे वीटो का राइट मिला हुआ है, ऐसे वर्किंग होती है। अब रिसेंट एग्जांपल जिससे कि यूएनएससी ने काम किया है, जिसपे सैंक्शन वगैरह लगाया है,
इकोनॉमिक और ट्रेड सैंक्शन लगाती रहती है, जैसे कि आर्म्स एम्बार्गो। अगर मान लो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शन लगाया, तो नॉर्थ कोरिया पे आर्म्स एम्बार्गो का सैंक्शन लगाया, मतलब नॉर्थ कोरिया अब आर्म्स मिसाइल वगैरह दूसरे कंट्री से इंपोर्ट नहीं कर पाएगा। वहां के बड़े बड़े ऑफिशियल पर ट्रेवल बैन लगा दिया। इसका मतलब वो लोग ट्रेवल एक जगह से दूसरी जगह इधर उधर कंट्रीज में नहीं कर पाएंगे। अगर मसूद अजहर पर ट्रेवल बैन लगा दिया, मतलब मसूद अजहर दूसरी जगह पर ट्रेवल नहीं कर पाएगा, जो भी लीगल रूट है उनके थ्रू। तो ये उनके बैन लगाने का यही सब प्रभाव इफेक्ट पड़ता है। अगर हम बात करें रिसेंट रेजोल्यूशन की, तो नॉर्थ कोरिया पर लगा, मैंने ही आपको बता ही दिया। कब लगा? 2006 में, जब उसकी न्यूक्लियर को लेकर मिसाइल एक्टिविटीज बहुत तेज हो रखी थी। और नॉर्थ कोरिया हेवी मशीनरी का, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट का और बहुत सारे ऐसी चीजों का इंपोर्ट वगैरह नहीं कर सकता है, क्योंकि यूएनएससी पे उस पर रेजोल्यूशन ले रखा है। ये प्रीलिम्स के लिए ये ग्रुपिंग्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ग्रुपिंग्स यूएनएससी को रिफॉर्म करने के लिए है। 1945 में जो बॉडी बनी वो 2021 से अलग होनी चाहिए। तब का जो स्ट्रक्चर था वो अलग था, वर्ल्ड के हालात थे वो अलग थे। अभी के जो वर्ल्ड के हालात है, पावर इक्वेशन है, वो अलग है। तो इसीलिए कंट्री चाहती यूएनएससी में रिफॉर्म हो, वीटो वगैरह चेंज हो। उसके लिए अलग अलग कंट्रीज ने क्लब बनाया है। G4 कंट्रीज बोलते हैं, इंडिया, जर्मनी, जापान और ब्राजील। चारों कंट्रियां मांग रही है हमें वीटो दो, हमें परमानेंट मेंबरशिप दे दो। फिर कॉफी क्लब आता है, उसको यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस भी बोला जाता है। इसमें पाकिस्तान, इटली, मेक्सिको, अर्जेंटीना, ये सारी कंट्रियां ये बोलती हैं कि यूएनएससी में रिफॉर्म तभी होगा जब सारी यूएन की 193 कंट्रीज एक साथ मिलकर कंसेंसस में आए। तो वो चाहते हैं कि इंडिया वगैरह को परमानेंट मेंबरशिप ना मिले, ठीक है। C10 कंट्री अफ्रीका के बिहाफ पे नेगोशिएट कर रही है। सियरा लियोन जो अफ्रीका की कंट्री है, ये इसको लीड कर रही है। L69 ग्रुप, ये छोटे छोटे डेवलपिंग कंट्रीज का, आइलैंड का ग्रुप है, जिसमें इंडिया और ब्राजील भी शामिल है। तो ये ग्रुप क्या करता है? ये ग्रुप एक साथ ऑर्गेनाइज करके, इनका मेन मुद्दा ये रहता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म लाया जाए, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू। और यूट्यूब जरूर, अपना चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जय हिंद।